फंडस और मैं इस वेब कंटेंट सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। तो ये हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए। 5 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें पहला पेज सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडेक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो सिर्फ़ 4 पेज का डॉक्यूमेंट बचता है जिसमें हम आपको छोटी-छोटी डिटेल्स देंगे। वो डिटेल्स क्या होंगी काम करने की, ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये वेब कंटेंट सर्विस है और इसकी इंडस्ट्री का नाम है असाइनमेंट हेल्प। अब असाइनमेंट हेल्प इंडस्ट्री जो है वो क्या है? ऐसे आप होमवर्क हेल्प, एकेडमिक राइटिंग, प्रोजेक्ट हेल्प, कोर्स वर्क हेल्प, इस टाइप से बहुत सारे नाम से, एस्से हेल्प, इस टाइप से बहुत सारे नाम से आप जानेंगे। ठीक है? इस इंडस्ट्री का फिलहाल इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है। ये इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर बाहर हैं। बाहर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे हमारे देश से बाहर हैं। अदरवाइज़ बाहर नहीं है, वो अपनी कंट्री में बैठे हुए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया टाइप के में। और वहीं पर उनको ये सर्विस चाहिए। तो अगर कोई कोई ये कहता है कि मुझे यूएसए के मैं यूएसए में हूँ, तो हम भी उसे ये यकीन दिलाते हैं कि हाँ, हम यूएसए में हैं। अगर कोई यूके में, तो हम उसे यकीन दिलाते हैं कि हाँ, हम यूके में। प्री रिक्विज़ाइट्स यानी कि कुछ विशेष बातें इस डॉक्यूमेंट के इस इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो मैंने छोटा-सा बताया था, एक तो लोकेलिटी कि वो कहाँ पर है, तो हम ये बताते हैं कि हम भी उसी जगह पर हैं, जिससे कि उन्हें लगेगा कि हाँ यार, यहाँ ये कोई कंपनी है जो मेरे पास में है। मुझे बाहर की कोई कंपनी अप्रोच नहीं कर रही, पता नहीं कैसी है, स्कैम तो नहीं है। फिर दूसरा आता है कि ये कौन लोग हैं? ये ज़्यादातर हैं स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या समटाइम्स कोई डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के करते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि सर्विस को कौन यूज़ कर रहा है। इस सर्विस को वो यूज़ मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। बहुत कम कुछ हो सकता है, कोई प्रोफेशनल लोग भी हो सकते हैं। ठीक है? पर बहुत कम। ऐसा हो सकता है कि कोई बीटेक कर रहा हो, बीटेक के बाद में उसने जॉब जॉइन कर ली हो, पार्ट टाइम एमबीए कर रहा हो या वीकेंड प्रोग्राम कर रहा हो एमबीए का। तो वो स्टूडेंट भी है, प्रोफेशनल भी है। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं कि ये असाइनमेंट्स कोई कराने के लिए क्यों आता है? आप देखो, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स या ट्यूटोरियल्स आप लोगों को भी मिले होंगे, अपने-अपने समय में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, या हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी पढ़ रहे हों। वो आपको खुद सबमिट करके देने होते हैं। बाहर जो है उन्हें भी सबमिट करके देने होते हैं, लेकिन हो सकता है नहीं कर पा रहे हो सबमिट। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्लास अटेंड नहीं करी हो सकता है, बीमार पड़ गए हो, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है? आपको ये सारे रीज़न्स नहीं लिखने हैं, क्योंकि इन रीज़न्स का कोई काम नहीं है आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं। दूसरी बात, फिर वो लिखवाने क्यों आते हैं, वो कोई और काम क्यों नहीं करते हैं, इन एक्सपर्ट्स की मदद क्यों लेते हैं? कुछ लोग हो सकता है कि जिन्हें बहुत अच्छी ग्रेड चाहिए हो, पिछले ग्रेड्स ना रही हो या हमेशा अच्छे ग्रेड्स रहे हो और अभी भी अच्छे ग्रेड चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका काम कोई एक्सपर्ट करे। अब एक्सपर्ट क्यों करे, ऐसी क्या बात है? तो देखिए कि आप वो चाहते हैं कि ऐसा कोई बंदा आए जिसने पहले ही इस फील्ड में कुछ काम किया हुआ, तो उसको बहुत कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या क्या होता है, बेसिक नहीं समझाना पड़ेगा। दूसरी बात, बाहर कंसेप्ट ये होता है कि आपने अगर कोई भी एक एक काम अगर आप कर रहे हैं, तो आप उसके लिए आपको बुक खोलेंगे, इन्हें ओपन बुक एग्जाम्स बोलते हैं। आपको कम से कम 10 15 या 20 बुक खोलनी होगी। एक लाइन अगर आपको लिखनी है, तो वो आपके अपने वर्ड्स में नहीं हो सकती है। वो अपने वर्ड्स में तभी होगी जब आपने पहले पढ़ लिया होगा और उस कंसेप्ट को पढ़ के समझ के फिर आप अपने आप लिखेंगे। जैसे आप अभी इस कंटेंट में भी लिखेंगे, सिमिलर उनको असाइनमेंट्स में करने हैं, और उस असाइनमेंट से जो ग्रेड मिलेंगे वो उनके रिजल्ट में जोड़ेंगे। एग्जाम से क्विज वगैरह के तो एक बहुत ही कम वेटेज है, जितना ज्यादा वेट इस चीज का है। ठीक है? अच्छा, आप इस सर्विस को असाइनमेंट, होमवर्क, एसेज, ये सारी चीजें कह सकते हैं। हो सकता है आप रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है? और दूसरी बात, फिर एक स्टूडेंट असाइनमेंट करने से क्यों बच रहा है कि भाई 100% ओरिजिनल कंटेंट चाहिए। अब ओरिजिनल कंटेंट तो वो तभी करेगा जब उसने वो कंसेप्ट पढ़ा होगा। कंसेप्ट पढ़ा होगा तभी वो अपने शब्द में लिख सकता है। अपने शब्द में लिखेगा तभी कंटेंट ओरिजिनल बन पाएगा। ठीक है? तो अगर कोई बंदा है, जो मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, ठीक है? एक मैनेजमेंट का प्रोफेसर है, तो उसे पता होगा कि मैनेजमेंट में क्या होता है, तो उसे ये भी पता है कौन सी बुक है। वहां से उस बुक को कंसेप्ट निकाल सकता है, वो कर सकता है, और जितना अच्छा एक्सप्लेन वो कर सकता है, कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता। प्रोफेसर खुश तो नंबर पूरे। फिर मैं अगर बीमार हूँ और मेरे पास समय नहीं है, मैं असाइनमेंट नहीं कर पाया, तो मुझे सबमिट करना है। मेरा प्रोफेसर ये तो देखने नहीं आ रहा कि मैंने करा ही नहीं करा, वो मुझसे कुछ चीजें पूछ सकता है, वो मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन फिलहाल ऑन टाइम सबमिशन हो गया, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मैं बीमार हूँ, कॉन्सेप्ट भी जानता हूँ, लेकिन लिख नहीं सकता, एक्सीडेंट हो गया, मुझे डेडलाइन नहीं मिल मुझे एक्सटेंशन नहीं मिल रहा डेडलाइन का। इन दैट केस मैं फेल हो जाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं सबमिट कर दूं। फिर प्रॉपर रेफरेंस, जैसे मैंने बताया कि कई कई बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, जिन्हें हम यहाँ पर कहते हैं ना ओपन बुक्स। जो यहाँ पे लोग सुने कि अरे बुक खोल के एग्जाम करो, हाँ जी बुक खोल के एग्जाम करो, लेकिन कम से कम 20 25 बुक पढ़ोगे तब जाके 10 पेज लिखोगे। ठीक है? और ये भी नहीं कि आपने बुक में से एज इट इज उतार दिया, उसे पढ़ोगे, समझोगे और फिर उसे अपने वर्ड में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि अगर सबने एक जैसा लिखा
तो जिन जिन लोगों ने लिखा कॉपी पेस्ट करके उनकी डिग्री कैंसिल हो जाती है, यूनिवर्सिटी से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। ये भी खतरा है, तो इसलिए भी आते हैं। और एक्सपीरियंस लोग अच्छा असाइनमेंट लिख सकते हैं, इसलिए वो आते हैं। अब कुछ रेलिवेंट टिप्स मैं आपको दे दूँ, जब आप अपना वेब कंटेंट लिखेंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की सर्विसेज होती है। मैंने अभी 3 लिखी हैं। सर्विसेज और भी होती हैं, एग्जाम की भी हो सकती है, ठीक है, टेस्ट की भी हो सकती है, क्विज की भी हो सकती है। ये एक ही जैसी चीज़ है, एग्जाम हेल्प, टेस्ट हेल्प और क्विज हेल्प, ठीक है। तो उसे मैंने लिख दिया एनालिटिकल में। अभी अगर मैं देखूँ तो ये थ्योरेटिकल सर्विस अगर कोई आ रही तो उसे भाई पूरी पूरी रिसर्च चाहिए, अच्छी इंग्लिश चाहिए, मतलब ग्रामर अच्छी इंग्लिश से मतलब ग्रामर अच्छी चाहिए, रेलिवेंट इंसाइट्स हो, अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रिकमेंडेशंस हो, ठीक है। न्यूमेरिकल सर्विस हो तो वहाँ पर अच्छी इंग्लिश से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं लिखनी, लेकिन अच्छी इंग्लिश का ही कोई फ़ायदा नहीं है। सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप होगा तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट सॉल्यूशन, मेरा आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। थ्योरेटिकल में एक्यूरेसी कोई चीज़ नहीं होती, रेलिवेंसी ज़्यादा चीज़ होती है। अब अगर मैं एनालिटिकल की बात करूँ, जैसे एग्जांपल आ गया, तो मैं अगर कुछ, मैं एक प्रोग्रामर हूँ और मैंने एक 50,000 लाइन का एक कोड या प्रोग्राम डेवलप करा है, इन दैट केस 1 साल बाद मैं उस कोड को खोलूँगा तो मुझे याद नहीं रहेगा। 1 साल बाद छोड़िए, मैं 1 महीने बाद खोलूँगा तो मुझे याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए मुझे क्या है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, जैसे बोलते हैं आपने उन प्रोग्रामिंग कोड्स के बगल में आपने कमेंट लिख दिया। जैसे कि आप कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वहाँ पर आपने पिन पॉइंट करके कुछ लिख दिया कि ये इस काम के लिए है। क्योंकि 1 महीने बाद खोलोगे तो आपको याद नहीं आएगा, लेकिन लिख दोगे तो याद आ जाएगा, अच्छा हाँ, ये इसका आइडिया ये था। आपने मार्क करके रख दिया, इट डजंट मीन कि आपने किस लिए मार्क करा, आपको पता ही नहीं है। तो समझ लीजिए कि ये एक मार्किंग हुई। असाइनमेंट राइटर्स कौन होते हैं? देखिए, जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर ये परसेप्शन बनाया जाता है कि बहुत अच्छे एकेडमिशियंस जो है वो आपका असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। और उनको वो ज़्यादातर इस टर्म से डिनोट करते हैं, एक्सपर्ट्स, हेल्पर्स, राइटर्स, ये सबसे ज़्यादा टर्म्स जो है वो यूज़ होती हैं, ठीक है। असाइनमेंट हेल्पर्स, असाइनमेंट एक्सपर्ट्स, असाइनमेंट राइटर्स, ठीक है। तो लोग इनके ये भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू सर्च करते हैं। अगर आप में से किसी के पास ये इन कीवर्ड से रिलेटेड काम होगा तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। जो इसके बाद नीचे वाले जो शब्द हैं ये बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग, प्रोफेसर्स, फैकल्टी, एकेडमिशियंस, कि भाई आपके कोई पूछता है कि हु आर योर राइटर्स, तो हम बोलते हैं कि प्रोफेसर्स हैं, एक्स प्रोफेसर्स हैं या करंट प्रोफेसर्स हैं जो पीएचडी एक्सपर्ट्स हैं, जो ये सब चीज़ें करते हैं, हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, या एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं हमारे पास में जो आपका काम करती हैं। अच्छा ठीक है, एकेडमिशियंस हैं, ये वर्ड मैंने शुरू में भी यूज़ किया था। लेकिन हाँ, ये वर्ड यूज़ नहीं करने हैं आपको, कम से कम ये 4 तो कभी यूज़ नहीं करने हैं आपको। जैसे टीचर्स, ट्यूटर्स, गुरुज, लेक्चरर्स, नहीं, ये यूज़ नहीं करने हैं। टीचर वर्ड तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं, प्री राइटिंग प्रोसेस। प्री राइटिंग, मैं एक बार पूरा ये डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा, इसमें कुछ और टर्म्स जो होंगी वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, डरिए मत कि सब चीज़ें छूट गई। प्री राइटिंग प्रोसेस, जब आप लिखना है आपको उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो बनानी है, ठीक है। आपको बनी बनाई मिलेगी, उसका नाम है कंटेंट ब्रीफ। उस ब्रीफ में क्या होगा कि इस समय करंट स्ट्रक्चर क्या है पेज का, जिस पेज के लिए आपको कंटेंट लिख रहे हैं उसका करंट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। वहाँ पर कैसा कैसा आपका जो कंटेंट जब आप लिखोगे तो वो ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब एज्यूम करने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। किस जियो लोकेशन के लिए आपको टारगेट करना है, ठीक है। मान लीजिए मैं अभी आगे चल के आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उसे यूएसए में टारगेट करना है, तो वहाँ पर यूएसए में कलर की स्पेलिंग COLOR आएगी, अगर यूके होता तो COLOUR आएगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। मान लीजिए कि जब आप बात करते हैं कि यू हैव टू स्पेंड एवरी डॉलर, तो यूके में डॉलर नहीं चलता, वहाँ पाउंड चलता है। तो वहाँ पर आपको क्या कहते हैं, पाउंड स्टर्लिंग या ऐसी क्या कहते हैं सेंट्स की बात आप कर पाएंगे, ठीक है। पेनी की बात कर पाएंगे कि अगर आप यूएसए में तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। टारगेट ऑडियंस जैसे ऊपर हमने बताया कि स्टूडेंट्स होंगे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो, लेकिन वो स्टूडेंट्स जरूर होंगे। कॉम्पिटिटर्स, इस डॉक्यूमेंट में आपको कॉम्पिटिटर्स भी मिलेंगे। इससे फायदा क्या है, आपको पहले पता लग गया कि आपको किन लोगों को बीट करना है, ठीक है। उन्होंने अगर आपने आप सारे लोग एक्सपीरियंस राइटर्स हैं, आप देखते ही पता लगा लेंगे कि उन्होंने क्या गलती करी, वो गलती आपको नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने क्या क्या अच्छी चीज़ प्रोवाइड करी वो आप अपने पास इंक्लूड कर सकते हैं, डेफिनेटली उस चीज़ को अपने वर्ड्स में आप पैराफ्रेज करेंगे, ठीक है। साथ में उन्होंने जो चीज़ करी है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, उन्होंने जो गलती करी है वो भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर अपनी तरफ से मैं कुछ और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जो उन्होंने नहीं करा है, तो डेफिनेटली मेरा काम बढ़ जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटर्स आपको बताए गए हैं, तो इससे आपकी जो रिसर्च है उसको ये बेनिफिट मिलेगा, और आपको ये नहीं कि सारी दुनिया में सर्च करके नहीं, एटलीस्ट वो 4-5 लोगों को तो आप पढ़ लोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी भाई हाथ जोड़ के,
केवल उन 4-5 लोगों तक ही मत जाना, 2-4 और भी खोल लेना। तो आपको जितना ज़्यादा पढ़ लोगे आपको लिखने में और आसानी होगी। जब द मोर यू स्वेट व्हाइल सर्चिंग द लेस यू ब्लीड व्हाइल राइटिंग, ठीक है? तो तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को लगता है कि अच्छा मैं 10 वेबसाइट क्यों पढूँ? अगर आपको लिखना है ना फटाफट इन दैट केस आप जितना ज़्यादा पढ़ लोगे आपको लिखने में आसानी होगी, क्योंकि तब शब्द आपको रट जाएँगे और आप फटाफट आपके मन में थॉट्स आ जाएँगे, ठीक है? वर्ड काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेमेंट इसी बेसिस पे बनेगी। लेकिन आपको या तो एक स्पेसिफिक वर्ड काउंट लिखा होगा तो उसके आसपास एक डेविएशन लिखी होगी 5 या 10% की, उसकी विद इन दैट रेंज आपको काम कर देना है। उसी की बेसिस पे आपका पेमेंट बनेगा, ठीक है? ट्राई टू क्लोज टू कीप वर्ड काउंट, हाँ, ये डेविएशन की बात बंद कर ली। कीवर्ड्स और नंबर ऑफ विजिबिलिटी, देखिए आप आमतौर पे आपको क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड या एक टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है? या 4-5 कीवर्ड दे दिए जाते हैं कि इनको अपने आप से यूज़ कर लेना। अब आप परेशान रहते हो कि मैं इसको ज़्यादा यूज़ करूँ या उसको ज़्यादा यूज़ करूँ, ठीक है? ये वाली प्रॉब्लम हमने यहाँ पर हल कर दी है। आपको एक बना-बनाया स्ट्रक्चर दिया जाएगा, हेडिंग्स यानी कि कोई आपको हेडिंग बना के कहीं पर भी नहीं देगा। हम आपको हेडिंग देंगे, उस हेडिंग के अंडर में ही आपको लिखना है, ठीक है? आप उस हेडिंग के अंदर में लिखना है तो आपकी जो रिसर्च है, वो आपको और ज़्यादा जो है वो छोटी हो गई है, अब जब आप वहाँ जाएँगे तो, ठीक है? जब आप और बहुत ज़्यादा वहाँ जाएँगे रिसर्च करने के लिए, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस-किसने किस-किस तरीके से लिखा हुआ है। ये सब काम आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिलेगा एक एसईओ सर्फर लिंक पर। अब एसईओ सर्फर लिंक क्या होता है? क्या वो आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा हो सकता है, जिन्होंने मतलब जो लोग इस टूल को जानते होंगे उसमें कोई समस्या नहीं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दें कि ये एसईओ सर्फर लिंक है। एक एडिटेबल लिंक जिस पे सारा कंटेंट आपको लिखना है और जो आपको बताएगा कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। बहुत कुछ रेलेवेंट। ये ऐसे नहीं बताएगा कि सही गलत, लेकिन आपको डायरेक्शन दे देगा। वो डायरेक्शन हम आपको बताएँगे कैसे। वहीं पर आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगे। आप चाहो तो एक गूगल डॉक पे लिख के वहाँ भेज दो, वहाँ पर पेस्ट कर दो। आप चाहो डायरेक्ट वहाँ पर लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक एडिटेबल लिंक है, लेकिन जो आप लिखोगे वही फाइनल रहेगा, ठीक है? अच्छा, इसके लिए साथ में ये है कि जब आप लिखोगे तो उससे पहले जो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने पास कहीं कॉपी पेस्ट करके रख लो। क्योंकि आप अगर आप किसी वजह से आपसे कोई चीज़ कट पेस्ट हो गई, तो यू विल नेवर कम टू नो कि पहले क्या लिखा हुआ था और वो कभी नहीं आ पाएगा। तो सारी मेहनत चली जाएगी, ठीक है? अब अगले उस पर आते हैं हम। ये उस टूल के स्क्रीनशॉट है। आप देखोगे तो एक मीटर बना हुआ आ रहा है, उसमें स्कोर बना हुआ आ रहा है। ये स्कोर हमें 90 तक पहुँचाना है। डेफ़िनिटली पहुँच जाएगा। अभी फ़िलहाल एक जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, उस एग्ज़ाम्पल में ऑलरेडी 46 करके दिया हुआ है सिर्फ़ हेडिंग्स के थ्रू। अधिकतर में ये 30 के आस-पास आएगा, 30-35 के आस-पास आएगा, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं कि 40 या 50 हर एक में आएगा। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बाय चांस मुझे 46 का एक मिल गया। अदरवाइज़ मैं खुद 30 मान के चल रहा हूँ, मैंने इस डॉक्यूमेंट में भी 30 लिखा हुआ है, ठीक है? ये आप मीटर हाथ का जब आप काम करते रहोगे मीटर चलता रहेगा, ठीक है? अब राइटिंग प्रोसेस पर आते हैं कि वो राइटिंग प्रोसेस क्या है? किस पे किस-किस तरीके से काम होता है? आपको कैसे काम करना है? तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपके पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर आया हुआ है, ठीक है? इस इसी जो कंटेंट है और इनके साथ में जब आप मिक्स करोगे ग्रामर को, ओरिजिनैलिटी को और कीवर्ड सब्स्टिट्यूशन को, वो सारे काम आपको सब चीज़ें आपको जब आप कर दोगे तो ये स्कोर आपको बता देगा, तो आपको भी पता लगेगा कि आप काम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है? अब बाद में आते हैं क्वालिटी चेक प्रोसेस पर। देखिए क्वालिटी चेक प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने क्वालिटी नहीं दी बहुत आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो बाकी क्वालिटी चेक प्रोसेस में डिफीट होता है तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको कैसे प्रूव करना है कि आपने क्वालिटी करी है, ठीक है? तो ये एसईओ ग्रेड है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बाद में दूँगा कंटेंट ब्रीफ में। आपको एक प्लेजरिज्म चेकर यूज़ करना है, कोई सा भी जो आप यूज़ करना चाहें, जो आपको लगता है बहुत बढ़िया, उसका प्रूफ आपको लगाना है, 0% प्लेजराइज़्ड कंटेंट होना चाहिए नंबर 1। एक ग्रामर चेक का आप प्रूफ लगाओगे कि भई आपका उसमें कहीं न कहीं कोई स्कोर लिखा हुआ होना चाहिए, वो 90 तक का स्कोर होना चाहिए, आपके हिसाब से कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसका भी आप एक प्रूफ लगाओगे। और क्योंकि सारे टूल की बात हो रही है तो 4 टूल या जी हाँ 4 1, 2, 3, 4 टूल आपको यूज़ करने हैं। उन चारों टूलों को ही चेक करके 0% एआई आपने कंटेंट दिया है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक्स आप चेक करिएगा, मुझे एज़ सच कोई प्रूफ उसका नहीं चाहिए कि वो रन हो जाएगी। बेसिकली आपके पास भी अगर रेड दिख रहा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, क्या है। यह हो सकता है कि आपको ध्यान ज़रूर रख लीजिएगा कि लोकल यानी कि आप यूएसए के लिए चेक कर रहे हैं, यूके के लिए ये हो सकता है। क्योंकि आपकी स्पेलिंग सही भी हो सकती है, फिर भी वो गलत बताएगा अगर आपने लोकल गलत चूज़ कर रखा है तो, ठीक है? ये इनकी लिस्ट भी मैंने बना दी है कि क्या करना है।
ठीक है, इनके सारे के सारे लिंक भी आपको दिए हुए हैं, इन्हीं लिंक पे जाके आपको चेक करना है, इनके स्क्रीनशॉट भी आपको डालना है। स्क्रीनशॉट नहीं आएंगे किसी के तो वो काम ऑटोमेटिकली वापस कर दिया जाएगा रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम पेमेंट टर्म्स पर। पेमेंट एक बिलिंग, मंथली बिलिंग के हिसाब से चलती है। आप मान लीजिए कि आप अप्रैल के मंथ में हैं तो पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो भी काम सबमिशन में होगा उसको आप क्लेम करोगे 5 मई तक, और 15 मई तक आपको उसकी पेमेंट मिलेगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसा काम है जो आपको पहली तारीख को असाइन हुआ है, आपने 2 अप्रैल को सबमिट कर दिया, लेकिन उसकी डेडलाइन एक्चुअली में 1 मई की थी, 1 अप्रैल की नहीं थी, तो वो आप इस महीने में क्लेम नहीं करोगे, वो अगले महीने करोगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसा अक्सर हो सकता है कि 31 तारीख को जो आपको काम दिया है, आपने 31 की रात को दे दिया है, लेकिन वो है 1 तारीख के लिए असाइंड। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस जो डेडलाइन है आपको उसी में ही क्लेम करना है। ठीक है, बैंक डिटेल्स जो मुझे चाहिए होंगी, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये 3 तो मेजर चाहिए। ब्रांच नंबर इसलिए लेते हैं ताकि हम आईएफएससी कोड मैच कर सकें कि वहाँ है, और हमें यूपीआई नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, मैंने आपके इसको चेक नहीं कर दिया है, मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए छोड़ी हुई थी कि भाई ऐसे हमें चेक टूल में चेक करना है। ठीक है, वी डोंट नीड अ यूपीआई आईडी। क्यों? क्योंकि हमारा करंट अकाउंट है जिसके थ्रू हम यूपीआई आईडी यूज़ नहीं कर सकते। हमें पैन वगैरह क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी सारी पेमेंट लेजिटिमेट मिल रही है, लीगल पेमेंट मिल रही है, हम आगे भी पेमेंट लीगल करेंगे। आप किसी का भी बैंक अकाउंट नंबर दे तो जिसका बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं उसी का पैन दीजिएगा, जिसका पैन दे रहे हैं उसी का बैंक अकाउंट दीजिएगा। आप अपना देते हैं अपना, फादर का देते हैं, मदर का देते हैं, जरूरी है, क्योंकि इससे अच्छी इनकम बनेगी आपकी। तो कोशिश करिएगा कि टैक्सेबल इनकम ना बने। हमारे साथ अगर आप काम करेंगे तो ऐसे बंदे की बैंक डिटेल दे दीजिए जिसके नाम पे टैक्सेबल इनकम कम हो, जिससे आप पूरा टैक्स बचा सकें। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। ये पूरा क्लाइंट प्रोजेक्ट है, ये हमारा इन हाउस प्रोजेक्ट नहीं है, ये क्लाइंट प्रोजेक्ट है। तो क्लाइंट प्रोजेक्ट पे फाइनल एक्सेप्टेंस क्लाइंट का होगा, तो जब तक उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। हाँ, आपके क्लेम से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको एक्सेप्टेंस हम का स्टेटस बता दें, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस होगा तभी हम ही क्लाइंट को बिल कर पाएंगे। ठीक है, क्लाइंट रिविजन्स चाहेगा, वो हमें करने होंगे। अगर रिविजन्स नहीं हुए तो उसकी वो पेमेंट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हम आपकी करेंगे उससे पहले वो हमारी कर देगा। तो डेफिनेटली अगर हमारी हुई तो हम भी आपको आगे नहीं कर पाएंगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, जो काम आप उस पे बस एक लिंक जो मैंने आपको बताया था उस पे आप काम करेंगे, वो सारे का सारे गूगल डॉक पर भी आप देंगे, ये मैंने बीच में बताया। ये इससे भी है कि इनिशियली क्या था ये भी पता है, और फाइनल क्या था ये भी पता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको प्रोसेस क्या करनी है, सबसे पहले ब्लैंक गूगल डॉक लेंगे, उसमें आप जो जो शुरुआत में जो डॉक्यूमेंट मिला हुआ है वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो अगर डिलीट हो गई तो वो आप वापस कभी नहीं ला सकते हो। इन दैट केस आप गूगल डॉक लेके वो काम कर लेंगे, और जब वहाँ पर 90% का स्कोर मीट हो जाएगा, इन दैट केस आप वहाँ से कंटेंट उठा के गूगल डॉक में इंफॉर्मेशन फिर से डालिएगा और वो सबमिट हमारे पास कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि कल को अगर उस लिंक पर जाके किसी से भी कुछ गलती हुई है तो आपने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि आपने क्लेम किया हुआ है कि देखिए मैंने दिया, ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट, इस पे मैंने 90 का स्कोर पाया हुआ है। तो आप ऐसे सर्वर का भी एक स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, और क्लाइंट एंड पे क्यूसी होगी तो कुछ चीज़ें वो भी चेक करेगा, कुछ सॉफ्टवेयर पे अगर आपके पास सॉफ्टवेयर हैं तो उन पे खोल लीजिएगा, सबसे बढ़िया है। ठीक है, टर्निटिंग वो चेक करेगा प्लेजरिज्म के लिए, और ग्रामरली वो चेक करेगा ग्रामर के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी अगर कोई इशू आती है तो मुझे बताइएगा। अब मैं वापस वहाँ जाता हूँ जो मैंने बताया था प्री राइटिंग प्रोसेस में, इसमें एक वर्ड लिखा था कंटेंट ब्रीफ और दूसरा था एसईओ सर्वर लिंक। कंटेंट ब्रीफ क्या है? ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट फाइल है। अभी एक्चुअल रिक्वायरमेंट फाइल का क्या मतलब है? कंटेंट ब्रीफ क्या है? एक्चुअल रिक्वायरमेंट फाइल है। देखिए, ठीक, अब आई होगी आपकी स्क्रीन पर। इसमें डिटेल है कि आपको किस पे लिखना है। तो सर्विस का नाम है ऑटो कैड असाइनमेंट है। ठीक है, ये एक लैंडिंग पेज है, कोई बात नहीं, मतलब दिस इज अ वेब पेज। करंट स्टेटस, ये वाली वेबसाइट एक्चुअल में हमारी क्लाइंट है। ठीक है, तो हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, हम सारा कुछ आपको बता रहे हैं। ये वाली जो क्लाइंट है, ये वाला जो क्लाइंट है, इसकी ये वाली जो सर्विस है उसके लिए हमें लिखना है। तो करंट में उसने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हम वहां से भी देख सकते हैं कि भाई हमें वो वाली चीज रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, क्लाइंट जो है अपने किसी यूएस के में जो क्लाइंट्स हैं उनको टारगेट कर रहा है, तो हमारी इंग्लिश यूएस इंग्लिश होगी इस वाले पेज पर। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये वो 4 कॉम्पिटिटर्स हैं जिनका हमें पढ़ लेना है। बेसिकली सबसे पहले रिसर्च हमें इन्हीं पे करनी है अपनी। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये काम
कैसे कैसे होता है नॉर्मली। ठीक है, 2500 वर्ड की वर्ड काउंट दी हुई है, 10% का डिवीजन यानी कि 2250 से लेके 2750 तक आप लिख सकते हैं, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, वो स्कोर भी खराब हो जाएगा और पेपर भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यूनिकनेस और प्लेजरिज्म चेकर जैसे मैंने बताया, आप मान के चलिए कि आपको 100% यूनिक चाहिए, 0% कॉपीड चाहिए और ये सारी चीज़ें ये मीट करनी ही करनी है। तो अगर आप मीट करेंगे तो एक चीज़ हो जाएगी। अब वो एक लिंक मैंने बताया था जिस पे जाके आपको लिखता है, उसको बोलते हैं एसईओ सर्फर या सर्फर एसईओ। ठीक है, देखिए एक आपको एक करके आ रहा है, अभी मीटर चल रहा था अगर आप देख रहे थे। ठीक है, तो ये मीटर कैसे है, अगर आप यहाँ पर जब चेंज करेंगे धीरे धीरे करके यहाँ पे काम लिखेंगे तो इस मीटर में चेंज होगा, इस मीटर को हमें 90 पे जाना है। अब इसमें बाई चांस 46 आया हुआ है, अदरवाइज ज़्यादातर आपको इस रेड पे ही मिलेंगे। ठीक है, जो 30 के आसपास का मार्क होगा। पहली लाइन ये कहती है राइट अ सीटी, सीटी यानी कॉल टू एक्शन, ऐसी चीज़ जो प्रॉम्प्ट करे किसी भी क्लाइंट को कि भाई मुझे यहाँ पर एक एक्शन लेना है। वो एक्शन क्या होगा, मुझे अपनी डिटेल्स दे देनी है, मेरे ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करेगा तभी डिटेल आएगी और तभी एक सेल हो पाएगी। अगर आप देखें, हमने वादा किया था कि आपको सारी की सारी हेडिंग्स मिलेंगी, वो हेडिंग्स यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ तक कि एफएक्यूज भी बने बनाए हैं, आपको खुद से एफएक्यूज के क्वेश्चन मिल रहे हैं, खुद से नहीं बनाने, और यहाँ पर बस आपको उनके आंसर देने, वो सारी चीज़ें आएंगी। और आप इन एफएक्यूज में भी ये कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड्स कौन से, वो कीवर्ड्स रहे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई। देखो सबसे पहले तो ये आप ये समझिए कि टॉप और 68 ये क्या मतलब है, 46 का 46 इस कंटेंट का स्कोर है अभी, जिसको हमें, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है एसईओ सर्फर एसईओ स्कोर 85। मुझे मिनिमम 85 चाहिए, आप 90 का एम करके चलिएगा, क्योंकि जो जो टॉप की जो वेबसाइट्स हैं, बेसिकली वो वही वेबसाइट होंगी जिनके नाम ऊपर होंगे, उनका स्कोर 82 है, मुझे उसे बीट करना है। तो 85 इज अ गुड नंबर। ठीक है, 90 विल बी द बेस्ट। एवरेज ऑन एन एवरेज सबका स्कोर 68 है। ठीक है, ये चीज़ें बता रही है, तो जैसे जैसे आप लिखेंगे ये वो वर्ड काउंट है जो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी इस डॉक्यूमेंट में आपके क्या वर्ड काउंट है। लेकिन डेफिनेटली ये जो वर्ड काउंट है ये 2500 आपके अपने होने चाहिए, तो 242 है, उसमें 2500 अपने जोड़ लीजिएगा। ठीक है, पेमेंट उसकी होगी जो आप लिखोगे, उसकी नहीं जिसकी जो इसकी होगी। ठीक है, तो पहले से पहले ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। ठीक है, ये वो कीवर्ड्स है जो आपको यूज़ करने हैं। ये लिखा है 11 बटे 7-14। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि 11 बटे 7-14, ये लिख बता रहा है कि ऑटो कैड असाइनमेंट हेल्प 11 बार इस समय यूज़ हुआ है, 7 से 14 बार यूज़ होना है। ऑटो कैड असाइनमेंट 15 बार यूज़ हुआ है, 17 से 38 बार यूज़ होना है। ऑटो कैड असाइनमेंट्स एक बार यूज़ हुआ है, 10 से 30 बार यूज़ होना है, तभी इस कंटेंट को हम अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और थी जिसको हम बीच में हमने छोड़ा हुआ था, कि हम बताएंगे अभी, सॉरी यहाँ पर ये रही, बोलते एसईओ, ये रहा ये एसईओ ग्रिड टेबल। ये ग्रिड टेबल क्या चीज़ है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऐड ग्रिड टेबल है। देखिए एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पर, अगर हम जाके देखेंगे, जब आप अपना पूरा कंटेंट लिख लेंगे तो उसमें कुछ फीचर बेनिफिट्स वगैरह भी इस कंटेंट में आपने लिखे होंगे। उन्हीं की बेसिस पर आपको एक बहुत छोटी सी ब्रीफ बनानी है, एक टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, आपको इंसर्ट टेबल करनी पड़ेगी। उस टेबल में जो है आप 3 कॉलम बनाइएगा या 2 ही कॉलम रख लीजिएगा, और इस टाइप से अपनी इन्फॉर्मेशन को समराइज कर दीजिएगा। जो भी आपको 4-5 फीचर बेनिफिट्स हैं, या हो सकता है कुछ और बिल्कुल की बेनिफिट्स जिनको देखते मतलब लगे कि हाँ यार इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए ये तो होने ही चाहिए थे, वो आप इसमें डालिएगा। उनके साथ आपको कुछ आइकन्स लगाने होंगे, वो आइकन्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम मैक्सिमम आपको वो यूज़ करने हैं। तो कोशिश करिएगा कि वही सारे आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, बाहर से मत लाइए, अगर आप लाना चाहते हैं तो ले आइए, बट मेरे ख्याल से वो ज़्यादा समय लेगा, इसके बजाय जो हमारे पास है ये डालिएगा। अब हम आपसे आइकन्स क्यों लिखवा रहे हैं, इसका लॉजिक समझिए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि अगर आप 5 फीचर बेनिफिट लिखेंगे, क्योंकि जो भी आप टाइप कर रहे हैं तो इनके भी आपको पैसे मिल ही रहे हैं, बस आपको आइकन्स और लगाने हैं। आपके माइंड में आपकी साइकोलॉजी क्या है, ये 1 हफ्ते बाद आपको भी नहीं पता होगी। तो सोचिए कि 1 डेढ़ हफ्ते बाद जब कोई इसे अपलोड कर रहा होगा या चेक कर रहा होगा, तो उसको भी नहीं पता लगेगा कि यहाँ पर मुझे कौन से आइकन लगाने हैं। ठीक है, जो आपकी साइकोलॉजी होगी। हो सकता है कि किसी एक आध को देख के उसको लगे कि भाई यहाँ पर गलत लगा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो आपने ही लगाया होगा। आपने मान लीजिए लिखा हुआ टाइम, टाइम के लिए आपने यहाँ पे रेलगाड़ी बना रखी है, तो डेफिनेटली वो सही आइकन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हाईली क्वालिफाइड राइटर्स, इसके बगल में एक ग्रेजुएशन वाली कैप लगा रखी है, इससे क्या होगा, अब इससे पता लगेगा कि हाँ भी बंदे ने के बाद डिग्री, उसने डिग्री ले रखी है।
हाईली क्वालिफाइड राइटर्स और उसको एक्सप्लेन कर द बेस्ट माइंड एट वर्क। इस टाइप से उनके लिए एक छोटी छोटी टैगलाइन आपको देनी है। इस ये टैगलाइन भी आप उसमें डालोगे तो आपका इसके लिए भी पेमेंट आपका बन ही रहा है। ठीक है, अब हम आपसे ये क्यों करा रहे हैं, ये एक एसईओ ग्रेड है, ये कल को आपको और भी जगह बनानी पड़ सकती है। जब आप एक पूरे पूरी वेबसाइट का काम लेंगे तो उस केस में आप किसी क्लाइंट को ना नहीं कर पाएंगे, शायद आपको एडिशनल पैसे भी नहीं देगा, लेकिन यहाँ तो आपको उस बात के पूरे पैसे मिलते हैं, सिर्फ एक आइकन आपको लगाना है। ये लगाने की कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें भी आइकन्स की लिस्ट हम आपको साथ दे रहे हैं। तो ये ऐसी एक ग्रिड हमें बनानी है। ग्रिड क्या है कि की पॉइंट्स की तरह होती है। अच्छा, इसमें अब आप कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे इसमें एक ये लिखा हुआ है, एक सीटीए वाला मैंने पॉइंट आपको बताया था कि कॉल टू एक्शन जो करना है। मान लीजिए एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है, एक रिव्यू सेक्शन, चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा समझा देता हूँ। जब आप रिव्यू सेक्शन में जाएंगे तो नीचे आपको रिव्यूज लिखे हुए देंगे, ये आपको रिव्यूज ये लिखने नहीं है, आपको ये ऊपर की 2 लाइन चेंज करनी है। ठीक है, ये ऑपरेशन फाइनेंस इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ये रिव्यू